नमस्कार भाइयों बहनों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इकोनॉमी हिमाचल महाभंडारा कोर्स. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी आर नाउ 1K strong, going very strong. Thank you for your immense love, sir and ma'am, brothers and sisters, भाइयों और बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद. सो कमिंग बैक टू आवर इकोनॉमिक्स टॉपिक, आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स. वैसे ही सारे इंपॉर्टेंट है सर. सो एचपीएस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. अभी दिखाता हूँ एक क्वेश्चन. सो पहले बैकग्राउंड बना लेते हैं. आईएमएफ कब बना सर? सो मुझे बहुत महान आदमी ने हिस्ट्री पढ़ाई थी कभी, तो 1939 में. वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही है सर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगभग 1945 1944-5 के आसपास कंक्लूड होती है. सो अब क्या हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में? अमेरिका एंड इट्स एलाइज जीत गए हैं जी. और पुरानी जो पावर थी यूके, इट इज इन टैटर्स. जीती है बट जीत के हार गई है. हार के जीतने वाला तो बाजीगर, बट जीत के हारने वाला यूके. सो गरीब हो गया है, इंडिया को छोड़ना पड़ेगा. अब गांधी ने जान ले रखी है. अमेरिका कह रहा है कि भाई साहब आजादी दो इंडिया को, सबको आजादी दो. राइट. सो इस बैकग्राउंड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी है और वॉर के डिजास्टर्स देख के सारी दुनिया घबराई हुई है. इतने करोड़ों लोग मर चुके हैं, है ना. हिटलर जी भी मर चुके हैं. राइट. सो नाउ द वर्ल्ड इज नाउ अफ्रेड ऑफ एनी वॉर. दे डू नॉट वांट एनी मोर वॉर्स. सो दैट इज व्हाई दे try to find out the reasons. They find out, as one famous person says, economy is equal to empire, E is equal to E. Right. सो इकोनॉमी को रेगुलेट करेंगे अगर हम ग्लोबली तो लड़ाई नहीं होगी. सो जो जीते हुए पावर्स हैं वो एक जगह मिलते हैं. यूएसए की जगह है जी ब्रेटन वुड्स. वहां पे कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ऐसे इकोनॉमी को रेगुलेट करा जाए कि दोबारा लड़ाई ना हो जी. राइट. सो ब्रेटन वुड्स में कॉन्फ्रेंस को कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस सर. एंड यहां से दो बॉडीज का बर्थ होता है. जो पिछली बार सवाल आया था, ब्रेटन वुड ट्विंस कौन है सर? सो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड आईएमएफ. आईबीआरडी को वर्ल्ड बैंक भी बोला जाता है जी. आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड आईएमएफ आर बोर्न आउट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस in Bretton Woods, whose detailed name is this United Nations Monetary and Financial Conference. So twins are, sir, remember, World Bank and IMF. IBRD भी बोलते हैं वर्ल्ड बैंक को. So पिछली बार तो वर्ल्ड बैंक एंड IMF ऑप्शन आया था, इस बार IBRD आ सकता है. 2020 में HPAS में ये सवाल आ चुका है. Please note this down. Right. These are specialized agencies of the United Nations. Sir, please ध्यान रखना. These are specialized agencies of United Nations. दुनिया कॉन्फ्रेंस में बैठी और दो बॉडीज बनाई. इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एज इट सेज, अभी डिटेल में भी करेंगे कि वर्ल्ड वॉर से सारा दुनिया, सारा देश, सारे देश, सारी दुनिया तहस नहस हो चुकी है साहब. तो उसकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो टूट फूट हो गया उसके लिए आईबीआरडी बनाई. आईएमएफ का प्राइमरी गोल है सर कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो भी देश में होगा उसको आईएमएफ हेल्प करेगा. इंडिया को भी हेल्प करता है इसी रिगार्ड में. राइट. सो ओरिजिनली दो बॉडियां बनाई गई हैं. बैकग्राउंड पता लग गया. सो आईएमएफ वाज सेट अप टू प्रमोट एंड मेंटेन मॉनेटरी स्टेबिलिटी एट ग्लोबल लेवल. स्टेबिलिटी के लिए बनाया गया. आईबीआरडी रिकंस्ट्रक्शन के लिए बनाया गया पोस्ट वॉर. राइट. सो द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नाउ हैज 190 मेंबर्स. प्लीज रिमेंबर दिस नंबर. दिस केम इन हैंडी इन यूपीएससी वंस, माइट कम इन हैंडी नाउ इन एचपीएस एज वेल सर. राइट. सो गोइंग अहेड, 190 मेंबर है. इंडिया फाउंडिंग मेंबरों में से एक है जी. एंड हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है. मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है. अगर चेंज हो गए हैं तो मुझे प्लीज बताना. राइट. आईएमएफ ऑब्जेक्टिव्स क्या है जी? टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, स्टेबिलिटी मेंटेन करना, एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखना, बीओपी क्राइसिस में हेल्प करना. राइट. गवर्नेंस स्ट्रक्चर इज नॉट सो नेसेसरी, इतना जरूरी नहीं है, बस एक बार देख लेना पढ़ के. सो फंक्शंस क्या है जी? लेंड करते हैं कंट्रीज को विद बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. इंडिया को लेंड करा था साहब इन्होंने कब? 1991 में इंडिया में बीओपी क्राइसिस था, तो 1990s में. सो 1991 में हमें भी लेंड किया गया था आईएमएफ के द्वारा. राइट. अभी ग्रीस वगैरह को भी हेल्प कर रहे हैं. सर्वेलेंस रखते हैं ये फाइनेंशियल सिस्टम्स की स्टेबिलिटी रहे. अप्रेजल ऑफ एक्सचेंज रेट पॉलिसीज की खराब पॉलिसी हो तो उसे एडवाइस देते भाई साहब ये ना करो.
सो एक तरह से वॉच डॉग का रोल भी प्ले करते हैं, एंड मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई भी करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग मेजरली। सो बेनिफिट्स टू कंट्रीज क्या है जी? बीओपी क्राइसिस में असिस्टेंस मिल जाती है ना? कोई अगर दूसरा मेंबर अपॉर्चुनिस्टिक बातें करे तो इन्फ्लुएंस करके पॉलिसीज को स्टेबल कर लिया जाता है। टेक्निकल असिस्टेंस मिल जाती है कि भाई साहब हम पॉलिसी कैसे बनाएं, आईएमएफ से पूछ लो। फाइनेंशियल सपोर्ट इन डिफिकल्ट टाइम्स मिल जाती है, राइट? आईएमएफ कोटा क्या होता है जी? जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं ना, आईएमएफ एक देश ज्वाइन करता है, अपॉन ज्वाइनिंग ईच मेंबर ऑफ द आईएमएफ इज असाइंड अ कोटा, द अमाउंट दैट द कंट्री हैज टू पे टू द आईएमएफ। मेंबरशिप फीस है एक तरह से, कोटा है आपका, इकोनॉमी के साइज से रिलेटिव होता है। मतलब यूएस का साइज सबसे बड़ा होगा, इंडिया का साइज कंपैरेटिवली छोटा होगा उससे, पाकिस्तान का और भी छोटा कोटा होगा, राइट? सो मेंबर कोटा किससे बना होता है? गाइड्स दी सब्सक्रिप्शंस, द अमाउंट द मेंबर इज ऑब्लाइज्ड टू पे। जैसे क्लब की सब्सक्रिप्शन होती है, वैसे आईएमएफ की। कितनी वोट की आपकी शक्ति है, जितने आपने पैसे दिए, जितना गुड़ उतना मीठा माना जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड बाय द एमर्जिंग पावर्स। मेन में बात करेंगे इस पे कि इमर्जिंग पावर कहती हैं कि भाई साहब आप डेमोक्रेसी को तो प्रमोट कर ही नहीं रहे, आप तो एलिटोक्रेसी कर रहे हो, जिसके पास ज्यादा पैसा उसकी ज्यादा पावर, और वैसे आप कहते हो हम डेमोक्रेट हैं। एंड द अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग मेंबर कैन ऑब्टेन फ्रॉम द आईएमएफ व्हेन इट हैज नीड। सो कोटा आपका ये तीन चीजें डिटरमाइन करता है सर, ध्यान दे लेना इन पे। And quotas are denominated in special drawing rights, the IMF's unit of account, right? So IMF's quota share क्या है जी? यूएसए का 17.7 है, इंडिया का 2.4 है, ये बड़ा है अभी, राइट? चाइना का भी बड़ा है अभी। अब एक्चुअली होना कितना चाहिए? अगर रियल पिक्चर देखें, मेंस में मुद्दे की बात करेंगे कि ये तो तब बना था ना 1944 के आसपास, जब यूएस वाज वेरी डोमिनेंट। अब तो चाइना इज इन रियल जीडीपी टर्म्स बिगर देन यूएस, इन नॉमिनल जस्ट नेक टू नेक, राइट? रियल एंड नॉमिनल क्या होता है मैं बहुत बार बता दिया, अगर नहीं सुना तो प्लीज पीछे जाके लेक्चर देते। राइट, सो कंट्री क्या करती है? अपॉन ज्वाइनिंग द आईएमएफ, अ कंट्री नॉर्मली पेज अप 1/4 ऑफ इट्स कोटा इन फॉर्म ऑफ वाइडली एक्सेप्टेड फॉरेन करेंसीज, हार्ड करेंसीज, डॉलर, यूरो, एक्सेट्रा, and or SDR. The remaining 3/4 are paid in the country's own currency. Let's say हमने 12 रुपए देने थे, तो 4 रुपए हमने दे दिए सर 4 रुपए दे दिए SDR या हार्ड करेंसी में। SDR अभी समझाता हूँ क्या है, और बाकी 8 रुपए अपने रुपये में, राइट? सो लार्जेस्ट मेंबर ऑफ आईएमएफ इज यूनाइटेड स्टेट्स, हमने पीछे देख लिया। एंड रिव्यू होना चाहिए मेंबर्स कोटा वंस इन एवरी 5 years। बट यूएस अभी अपना लॉस्ट ग्राउंड देना नहीं चाहता सर। अभी टर्फ वॉर चल रही है यूएसए और चाइना के बीच में। चाइना कहता है मैं अमीर हो गया, मुझे भी तो दो ज्यादा कोटा। सो नहीं मान रहे थे तो चाइना ने अपनी बैंक खोल ली, अपनी एक वर्ल्ड बैंक जैसी बैंक खोल ली है, उसकी भी आगे बात करेंगे। सो एनी चेंजेस इन कोटा मस्ट बी अप्रूव्ड बाय 85% मेजोरिटी, जो कि नहीं मिलती, बिकॉज देखो यूएस के पास ही खुद ही 17% है, तो इनके मानने बिना 85 मेजोरिटी परसेंट हो ही नहीं सकता सर। सो दैट इज व्हाई द टर्फ वॉर्स एंड चाइना हैड टू मेक इट्स own multilateral bank, right? A quota formula is used to help assess members relative position in world economy। दर्शाना चाहिए रियलिटी को, बट दर्शा रहा है पुरानी रियलिटी को, राइट सर? सो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स क्या होते हैं, विच आई प्रॉमिस बताऊंगा। सो ओन आर्टिफिशियल करेंसी यूनिट तो है, बट ये एक्चुअली करेंसी नहीं है। एसडीआर इज नॉट अ करेंसी। SDR is an international reserve asset created by IMF in 1969 to supplement its members countries official reserve। So ये SDR basically है क्या जी? एक तरह से तो करेंसी मानी जा सकती है, बट करेंसी एग्जैक्टली नहीं है, बिकॉज SDR को आप दे के चिप्स नहीं खरीद सकते। SDR को एक्सचेंज करके जिन करेंसीज पे ये बेस्ड है, दिस इज बेस्ड ऑन 5 बास्केट ऑफ 5 की इंटरनेशनल करेंसी। डॉलर होगा यूएस का, यूरो, चाइनीज युआन या रेनमीबी, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड। सो ये 5 करेंसीज के लिए एक्सचेंज करा सकते हो कि आपके पास लेट्स से एसडीआर पड़े हैं 10 और इनकी वैल्यू लेट्स से $500 होती है, जस्ट एग्जांपल। तो आप कभी भी ये 10 एसडीआर दे के $500 ले सकते हो आईएमएफ से। सो इट इज नाइदर अ करेंसी नॉर अ क्लेम ऑन आईएमएफ, प्लीज इसे ध्यान रखना। एसडीआर इज नॉट अ करेंसी। कई बार कुछ सब स्टैंडर्ड पेपर इसे बोल देते हैं कि एसडीआर इज आईएमएफ की करेंसी। अगर कोई और ऑप्शन ना हो तो ठीक है, तो मान लेना, बट यूपीएससी में याद रखना ये करेंसी नहीं है सर। दिस इज जस्ट यू कैन एक्सचेंज इट फॉर हार्ड करेंसी। सो राइट,
द बास्केट कॉम्पोजिशन इज रिव्यूड एवरी 5 years। अभी चाइना का ऐड करा गया था जी, ऊपर हमने लिखा हुआ है युआन एंड रेन में भी, पहले ये नहीं था, अभी ऐड करा गया है, राइट। Some criteria for inclusion in the basket: that issuing country is among the largest exporters in the world like China, and its currency is freely usable hard currency, sir. SDRs can be exchanged for national currencies. They are not traded in forex markets, please ध्यान रखना, not traded. Private parties do not hold or use them. यही currency नहीं है, चिप्स का पैकेट नहीं ले सकते. Over here it is written SDR is neither a currency nor a claim on IMF. It is a potential claim on the hardly or freely hard currencies or freely usable currency, sir. Right, sir? So SDR exchange करके hard currency या freely usable currencies ले सकते हैं. Right. So going ahead, IMF कैसे कैसे lend करता है, क्या arrangements हैं इनकी? So while quota subscription तो दी एंड साथ के साथ IMF अपने पैसे कैसे इकट्ठे करता है लोन देने के लिए, एक तो कोटा सब्सक्रिप्शन ले ली, एंड एडिशनल फंड्स कैसे लेता है, जनरल अरेंजमेंट्स टू बोरो एंड न्यू अरेंजमेंट्स टू बोरो. बड़ी खुशी की बात है, जो अंग्रेज लोग, जो यूरोपियन लोग हमें पैसे देते थे और हमें बारबेरियन कहते थे, ये न्यू एग्रीमेंट टू बोरो के अंदर ग्रीस एंड स्पेन के बेल आउट पैकेज में मेरे हिंदुस्तान महान ने पैसे इन्हें दिए, इन्हें भीख दिए साहब, ये लो बेटा एंजॉय करो. सो आवर इंडिया इज बैक. नाउ वी आर नॉट द बेगर्स, दे आर टेकिंग मनी फ्रॉम अस, राइट. India provided loan, over here it is mentioned 12 billion to new arrangements to borrow when sovereign debt crisis in Europe worsened. तो यूरोप को हमारे से पैसे लेने पड़े सर. शशि थरूर might be happy today, right? So going further, how the IMF lends, lend कैसे करते हैं जी? core responsibility बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के लिए थी, बट आजकल फाइनेंशियल एसेट स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए और कोई दिक्कत में हो, क्राइसिस में हो तब भी. But unlike development banks, IMF does not lend for specific projects. Generally specific project bridge बना लो, ये कर लो, उसके लिए नहीं करता, वो वर्ल्ड बैंक कर देता है, right? So IMF facilities, over the years IMF has devised or developed various loan instruments or facilities. So low income countries को बहुत सस्ता लोन दिया जाता है कंसेशनल रेट पे अंडर पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी. ये सीधा सीधा आ जाता है. PRGF is related with what? So PRGF is IMF low income countries को concessional rate पे loan. Then ESF exogenous shock facility, support and financial assistance to low income countries again facing global shocks, right? Non concessional loan अब कौन से जी? stand by agreement sir. stand by agreement for members who are in BOP crisis, इन्हें non concessional दिया जाता है. and basic changes कराए जाते हैं इनसे इकोनॉमी में, जैसे इंडिया से ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी कराई गई थी स्टैंड बाय अरेंजमेंट में लोन देने के लिए. इमरजेंसी असिस्टेंस रिकवरी के लिए दे तो देते हैं, बट फिर अपनी बात मनवाते हैं. और नेचुरल डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स में भी कंसेशनल रेट पे लोन दिया जाता है सर. एंड एक्सेप्ट PRGF एंड ESF ऑल फैसिलिटीज आर सब्जेक्ट टू IMF's मार्केट रिलेटेड इंटरेस्ट. इन्होंने भी तो पैसा कमाना है ना, सो मार्केट रिलेटेड इंटरेस्ट पे देते हैं, सिर्फ दो छोड़ के, PRGF एंड ESF, राइट? So IMF has an analysis of global economic developments is contained in World Economic Outlook. सर ये प्लीज ध्यान रखना कि IMF पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, प्लीज ध्यान रखना. एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी IMF, सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, प्लीज ध्यान रखना, राइट? IMF एंड कंडीशनैलिटीज, कंडीशनैलिटी वही वॉशिंगटन कंसेंसस वाली बातें इन्फोर्स करता है सर. अगर आप मार्केट इंस्टॉलमेंट नहीं, मार्केट इकोनॉमी नहीं बना रहे तो आपको लोन नहीं देगा, राइट? इन एक्सचेंज ऑफ लोन पॉलिसीज लगाते हैं आपके ऊपर, राइट? फंड इज डिलीवर इन ट्रांचेस और इंस्टॉलमेंट्स. सो इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया जाता है, आपको कहा जाता है आप अपनी पॉलिसी चेंज करी जाओ, 1 करोगे तो 1 रुपया देंगे, 2 करोगे तो 2 रुपया देंगे, ऐसे कंडीशन लगाई जाती है, राइट? और बेसिकली मार्केट इकोनॉमी है. सम कंडीशन यहाँ पे डिटेल में है, बट एक्चुअली मार्केट इकोनॉमी है और वाशिंगटन कंसेंसस है, जो मैं पहले समझा चुका हूँ सर. सो कंडीशनैलिटीज कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करती हैं कि कुछ देशों को लगता है कि कंडीशनैलिटीज हमारे लिए अच्छी नहीं थी, शायद इंडिया को भी उस टाइम लगता था, राइट? एंड अभी भी हम कह तो लड़ तो सकते हैं, बट मेंस में आर्ग्यू करेंगे कि इनइक्वालिटी बढ़ गई शायद, राइट? सो गोइंग फर्दर, IMF and social protection. Social protection refers to policies designed to ensure income security of the poor and the
vulnerable. Universal social protection includes what? Educate cash transfers, वही मतलब कि गरीबों का भला करना, डिसेबल का भला करना, all those things IMF उसमें हेल्प करता है. एंड इनके साथ मिलकर वर्ल्ड बैंक, रिलेटिव पार्टनर इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक इन एरियाज ऑफ पॉवर्टी असेसमेंट सर, ILO ऑब्वियसली लेबर मार्केट के लिए, सो और इंस्टीट्यूशंस के साथ भी काम करता है सर. IMF मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग में क्या करता है जी? So IMF is concerned because these illicit activities can discourage foreign investment, financial stability को हिला सकते हैं जी ये. So इनके लिए करता क्या है? Since 2000, IMF responded to calls from international community to expand on its anti-money laundering work. And especially after 9/11, वो जो अमेरिका में अटैक हुआ था, ओसामा बिन लादेन ने किया था, the IMF intensified anti-money laundering activities and extended it to combat फाइनेंसिंग टेररिज्म. सो पहले बीओपी क्राइसिस के लिए बनाया था, अब टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग से भी फाइट करता है सर. अब ये जो बॉडी है सर, IMF खत्म, ये FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, दिस इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी. पहली बात, पॉइंट नंबर 1 टू नोट इज इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी. राइट. कब एस्टैब्लिश हुई? HPS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1989 में एस्टैब्लिश हुई सर. ऑब्जेक्टिव क्या है जी इसका? प्रमोट इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लीगल, रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मेजर्स. ये डेडिकेटेड बॉडी है सर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए. वॉच हेयर, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए डेडिकेटेड बॉडी है. थर्ड पॉइंट, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग. मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है भाई? लॉन्ड्री वाले को पैसे देना, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग. प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग इफ यू कैन डिफाइन. In collaboration with other international stakeholders, FATF works to identify national level vulnerabilities. Vulnerability national level पे ही आइडेंटिफाई करता है. जैसे पाकिस्तान को भी ग्रे लिस्ट कर दिया कि आप टेरर फाइनेंसिंग करते हैं, अगर आप नहीं सुधरेंगे तो ब्लैक लिस्ट कर देंगे सर. राइट. सो टेरर फाइनेंसिंग की बात करते हैं सर. ये टेरर फाइनेंसिंग को कंट्रोल करते हैं एक्चुअली. टू हेल्प नेशनल गवर्नमेंट सेट अप इफेक्टिव पॉलिसीज. राइट. The FATF decision making body, the FATF plenary है, it meets 3 times per year. So 3 बार एक साल में मिलते हैं. हेडक्वार्टर प्लीज, चौथी बात ये याद कर लेना, HPS के लिए पेरिस में है सर इनका हेडक्वार्टर. राइट. सो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को मैट करती है. 1989 में बनी थी. 3 साल में एक बार, सॉरी 1 साल में 3 बार मिलते हैं एंड पेरिस में हेडक्वार्टर है. राइट. इंडिया एंड IMF में क्या था जी? इंडिया वाज अ फाउंडिंग मेंबर. इंडिया ने 1991 में लोन लिया. ये कहानी में कुछ खास प्रीलिम के तहत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं. रिफॉर्मिंग द IMF, अगेन मेंस का मुद्दा है जी. USA नहीं मान रहा है, हम चाहते हैं कोटा रिवीजन हो. सिंस द इकोनॉमी एंड द वर्ल्ड हैज एन ईस्टवर्ड शिफ्ट, इंडिया एंड चाइना आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन they were at 1944. So now we want an eastward shift of IMF quotas, but that's not happening. But that is a mains का मुद्दा, वो मेंस के मुद्दे में बात करेंगे. राइट. ये पता होना चाहिए चियांग माई, या इसकी प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी यार, कुछ और हो, शांग माई हो शायद. सो शांग माई इनिशिएटिव is a multilateral currency pooling arrangement. Multilateral sir, among 10 members of ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. एक तो ASEAN है जी, ऊपर चाइना है, इंक्लूडिंग हांगकांग, जापान एंड साउथ कोरिया. सो इसे कैसे याद करेंगे सर? ASEAN प्लस चीफ जस्टिस सिंह साहब, शर्मा जी या सिंह साहब जो भी. सो ASEAN नेशंस, चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया सर. सो चीफ जस्टिस मान लेना, चीफ जस्टिस ऑफ शिमला में बैठता है ना, तो ऐसे याद कर लेना. राइट. सो ये कब लॉन्च हुआ जी? 2010 में लॉन्च हुआ है. आफ्टर 1997 फाइनेंशियल क्राइसिस, member countries started this initiative to actually start 1997. It was launched, जो billion it draws foreign exchange reserve pool, जो launch 2010 में हुआ. start कब हुआ था? 1997 में. राइट. सो ब्रिक्स क्या है जी? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. सो ब्रिक्स का एक अपना कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है, और एक इनकी बैंक भी तो है ना. फोर्टलेजा डेक्लेरेशन से कौन सी बैंक बनी थी सर? ब्रिक्स बैंक बनी थी. राइट. उसका नाम क्या है ब्रिक्स बैंक का? इफ यू रिमेंबर एनी स्पेशल नेम फॉर दैट, प्लीज टेल मी इन द
in the comment section. Right? So ये CRA, that is the reserve arrangement between BRICS, इनमें क्या है जी, इनकी डिटेल्स इतना पढ़ने की लोड नहीं, बस ब्राजील, चाइना, इंडिया, रशिया एंड साउथ अफ्रीका है, राइट. एंड अ कंट्री कैन ओनली बोरो पार्ट ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन, जो कंट्रीब्यूट करा वो बोरो कर लो, एंड IMF जाने से पहले यहीं से बोरो कर लो सर, राइट. सो G10 क्या है जी? अब ये अरेंजमेंट बहुत अच्छी हैं और बहुत जरूरी हैं पेपर के लिए, बिकॉज सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. सो प्लीज 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 ध्यान दे लेना इन पे. G10 refers to group of countries that have agreed to participate in general agreements to borrow, a supplementary borrowing arrangement that can be activated if the IMF resources are, sir, supplementary borrowing arrangement that can be activated if the IMF resources are not enough. So G10 10 देशों की agreement है which have to participate in general agreements to borrow. G15 क्या है? 9th नॉन अलाइनमेंट समिट पे बना था बेलग्रेड यूगोस्लाविया में. G15 में लैटिन अमेरिकन, अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज हैं और इनहांस्ड ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी का गोल है सर. बस इतना याद रखना. इंडिया G15 का सर फाउंडिंग मेंबर है, प्लीज ध्यान रखना. राइट. G20 तो हमें पता ही है, दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमियां मिलके G20 बनाती हैं. एडवांस एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज इकट्ठी हो गए सर. G7 में सिर्फ एडवांस्ड हैं बड़े बड़े देश, G20 में बड़े एंड इमर्जिंग दोनों हैं, राइट. इंडिया इसका मेंबर है. प्लीज ये मेंबर्स एक बार अच्छे से पढ़ लेना, राइट जी, प्लीज. एंड इसी में मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF एंड प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक आते हैं जी G20 की मीटिंग्स पे, मीटिंग टुगेदर करने के लिए. ऑल्सो पार्टिसिपेट इन G20 मीटिंग्स. प्लीज रिमेंबर दिस. ऑन एक्स ऑफिशियो बेसिस IMF एंड वर्ल्ड बैंक के प्रधान यहाँ पे आते हैं. G24 क्या है जी? Established in 1971 to coordinate the position of emerging markets and developing markets on international monetary and development finance issues. So ये भी अगेन ग्रुप है. This group is not an organ of IMF, but IMF के सेक्रेटरीट में बैठते हैं सर, राइट. सो कोई भी डेवलपिंग कंट्री G24 का मेंबर हो सकती है. Then G77 क्या है जी? Established in 1964. 77 डेवलपिंग कंट्रीज ने बनाया था सर. एंड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD के सेशन के बाद बना था G77. डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है सर. डेवलपिंग कंट्रीज ओनली. क्या करना है? कलेक्टिव इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉरवर्ड करने हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज हमें एक्सप्लॉयट ना कर सकें. सो दिस इज इनफ फॉर द डे. सो थैंक you again for your immense love. We are just about done with economy, जिसके हमने सारे पिलर्स कर लिए हैं. सिर्फ एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पिलर है जो आधे से ज्यादा हो चुका है. साइंस हो चुकी है और इन्वायरमेंट भी 60-70% हो चुकी है, राइट. 3 थिंग्स आर डन. HP GK बाकी है, एक हिस्ट्री बाकी है सर, और क्या बाकी है? इन्वायरमेंट हो गया सर, साइंस हो गया जी, एंड इकोनॉमिक्स 99% से ज्यादा हो गया. 1 2 3. देन 4th one, this HP GK is pending. हिस्ट्री 5th one is pending. 6th one what is pending सर? ज्योग्राफी is pending, राइट. सो ये हम लोग एम करते हैं कि जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के 1st-2nd वीक से पहले हम सारा सिलेबस कंप्लीट कर लें. और इकोनॉमिक्स कंप्लीट होते ही आपका टेस्ट होगा इकोनॉमी का. साइंस का ऑलरेडी हो चुका है. इन्वायरमेंट पूरा होते ही इन्वायरमेंट का टेस्ट होगा सर. और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे सर, राइट. मॉक टेस्ट भी शुरू होंगे. टेस्ट सीरीज इज कॉम्प्लीमेंट्री, फ्री टोटली फॉर जस्ट योर लव. सो थैंक यू अगेन फॉर द इमेंस लव. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.